हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 8 हमारा राजस्थान, जिसके 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि जो 8 चैप्टर की वीडियो अपलोड हैं वो नहीं देखी हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 7th की क्लासेस भी कंप्लीट करवा दी गई हैं और उनकी वीडियो भी बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्तर की सरकार किस व्यवस्था से चलती है? तो स्थानीय स्तर की जो सरकार है वह त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में किस व्यवस्था को अपनाया गया? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जितने भी वर्ग के लोग अगर वहाँ निवास कर रहे हैं तो उसमें वहाँ के जो समस्त वर्गों के लोग हैं वे लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था थी, है ना, ये यहाँ जो प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत अपनाया गया। सिंपल सा आप ये ले सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधक विधेयक के अंतर्गत अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 11वीं अनुसूची। यानी कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की 11वीं अनुसूची, त्रिस्तरीय ढांचे की 11वीं अनुसूची में कौन से कार्यों का मतलब कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। और कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हम प्रकार देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसके प्रकार हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो जिला परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं वह होते हैं, एक तो जिला प्रमुख और दूसरा होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के जो पदाधिकारी होते हैं वह है प्रधान और एक होता है खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो एक होता है सरपंच और एक होता है ग्राम विकास अधिकारी। नेक्स्ट है, जिला परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं? देखिए दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन बनाना मेरा उद्देश्य है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर में नहीं बने तो उसकी मैंने डिटेल दी है ताकि आपको अन्य चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी में आपको इस वीडियो में ही आपको सारा जो कंटेंट है वह आपको अवेलेबल हो जाए। इस कारण से ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं और ज़रूरी नहीं कि पूरा इतना डिटेल आपसे पूछा जाएगा। देखिए, जिला परिषद के प्रमुख कार्य या जिला परिषद के क्या कार्य हैं, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें से एक ऑप्शन सही होगा या 2 होंगे या चारों सही हो सकते हैं, है ना, या 3 सही हो सकते हैं और उपरोक्त सभी दे दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको जिला परिषद के जितने भी कार्य वो सब याद होने चाहिए। पंचायत के जितने भी, ग्राम पंचायत के जितने कार्य हैं वे भी आपको सभी याद होने चाहिए। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला है कि जिला परिषद के प्रमुख कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करना।
अगला है पंचायत की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना, यानी कि पंचायतों की जो ग्राम सभाएं होती बैठक होती हैं उनका पर्यवेक्षण जिला परिषद करती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि पंचायत समितियों व पंचायत की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण स्वच्छता एवं ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ये सब किसके कार्य हैं? ये सभी जिला परिषद के कार्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है पंचायत समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, सरपंचों पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना और साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णय की अनुपालना व नियंत्रण रजिस्टर करना। और अगला ही कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगाना और पशु मेलों का आयोजन। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं? अभी हमने एक जिला परिषद देखा है, एक पंचायत समिति देखी है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। पंचायत समिति है और नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में स्वच्छता व पेयजल की व्यवस्था की जाती है, मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्राम सड़कों का रखरखाव, यानी कि गांव की जो सड़कें उनका रखरखाव, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण किया जाता है। और अगला है आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय किया जाता है, चारागाह एवं वनों का विकास, मानव एवं पशु स्वास्थ्य पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता दी जाती है, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपका जो कार्य थे वो हमने देखे हैं। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं कि लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। तो लोकतंत्र की जो प्रथम इकाई है वह है ग्राम पंचायत। अगला है ग्राम पंचायत किससे मिलकर गठित होती है? तो वार्ड पंचों से, उप सरपंच से और सरपंच से मिलकर गठित होती हैं। ग्राम पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला है पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है ग्राम सरपंच को किस प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। यहाँ पर पंचायत का जो सरपंच होता है अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको 5 वर्ष ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सचिव के क्या कार्य हैं? तो सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखता है सचिव और बैठक की कार्यवाही को लिखता है या उसका रिकॉर्ड रखता है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक आवश्यक है? तो कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी हैं? तो यह है पंचायत समिति। अगला प्रश्न है राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से किस में विभाजित किया गया है? तो राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से विकास खंडों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो जिले हैं उन्हें विकास खंडों में क्या कहते हैं विभाजित किया गया है। अगला है पंचायत समिति का गठन कहाँ किया जाता है? तो विकास खंडों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? तो पंचायत समिति के सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना जरूरी है। अगला है प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? यानी कि प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो अगला इसका है कि खंड विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रधान तथा उप प्रधान होते हैं पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने, यानी कि प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए, यानी कि इनको ज़रूरत होती है मदद की, उसके लिए राज्य सरकार खंड विकास अधिकारी जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं उसे नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद है।
नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में किसको मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है, तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। प्रत्येक जिले का पूछा है, ठीक है, कि प्रत्येक जिले में किसको मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। अगला है जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा। अगला है जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करता है, तो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व तो किसका होता है, तो जिला परिषद का होता है। पंचायती राज की आधारभूत संस्था या शिला कौन सी है, तो ग्राम सभा को माना जाता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा का क्षेत्र होता है, तो ग्राम सभा का क्षेत्र होता है, ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। और एक पॉइंट है कि सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी एक ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। अगला है सामान्यतः कितने महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है, तो हर 3 महीने में। अगला प्रश्न है आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कब होता है, 26 जनवरी को, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु किस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 की स्थापना की गई है। क्यों की गई है, ताकि पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाया जा सके। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था, जयपुर जिले के बस्ती में। अगला प्रश्न है ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा उच्च न्यायालय के। नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका किस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सभी वार्ड मिलकर किसकी स्थापना करते हैं, एक निगम की करते हैं। अगला है नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है, महापौर या सभापति कहलाता है। नेक्स्ट है नगर निगम के वार्ड से चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं, तो नगर निगम के वार्ड से चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत स्तर पर गांव के विकास का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो सरपंच एवं वार्ड पंच। अगला प्रश्न है शहरी शासन के कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं, कौन कौन से हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अगला प्रश्न है नगर निगम के गठन के लिए सालाना कितनी आय होना आवश्यक है, यानी कि सालाना आय कितनी होना आवश्यक है, तो 1 करोड़ आय होना, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आए हैं तो वहाँ नगर निगम का गठन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नगर निगम के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है, तो कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है, तो वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो। अगला प्रश्न है नगर परिषद के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है। अब पहले नगर निगम देखा था, अब नगर परिषद है, तो जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम हो। इसी प्रकार से नगर पालिका बोर्ड के गठन के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है, वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच हो। अगला प्रश्न है शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना क्या कहलाता है, तो वार्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। अगला प्रश्न है नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। नेक्स्ट है नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष क्या कहलाता है, नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, तो 74वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 74वें संविधान संशोधन। अगला है शहरी संस्थाओं के कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो अनिवार्य होता है और एक ऐच्छिक होता है। अगला प्रश्न है वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है भू राजस्व कर कहलाता है।
अगला है नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन। नगरीय व्यवस्था आए तो 74वें संविधान संशोधन करना है और पंचायती राज आ जाता है तो 73वां करना है। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट है जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो यह जिला प्रमुख कहलाता है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो ये जो आपका चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छा करने की कोशिश कर सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।